कोलिजन। कोलिजन। ठीक है, तो आज हमें टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है एंड जिसके ऊपर कंपलसरी इन एवरी टाइप ऑफ एग्जाम क्वेश्चन विल बी देयर। और वो क्वेश्चन भी ऐसा कि आज के लेक्चर में जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए जाएंगे एंड आज के और कल के लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स के टाइप अपन पढ़ेंगे उसको छोड़ के कुछ आएगा ही नहीं। मतलब एक साइड से देखेंगे तो कोलिजन ये कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है बाकी टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखेंगे तो इसका एक फिक्स फॉर्मेट है। अगर उतने फॉर्मूले लर्न कर लिए, उतनी प्रोसेस अगर समझ लिए, तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में आएगा और उसी टाइप में रहेगा। ठीक है, तो कोलिजन के ऊपर आपको परमानेंट वर्क करना है। जितना टाइम देके, जितना डिवोशन देके, जितनी प्रैक्टिस करके कर सकते हो, आज और कल में कोलिजन खत्म करो। श्योरली हर एक एग्जाम में आपको ये एक क्वेश्चन यानी +4 मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, एक लेक्चर और 4 मार्क्स। देखो कितना बढ़िया टॉपिक है। और इस कोलिजन को पढ़ने के लिए हमें फिर से एक घसीटी कंसेप्ट है, बहुत टॉपिक में पढ़ लिए है, मतलब हर एक टॉपिक में हमें इधर उधर से रिक्वायर्ड ही होती है, उसको 2 मिनट में खत्म कर लेते हैं। दैट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। क्या होता है लीनियर मोमेंटम? आई थिंक 2 दिन पहले ही देखा था। क्या होता है लीनियर मोमेंटम? कौन फास्ट? is called as linear momentum, है ना। It's a physical quantity which is given by product of mass and velocity, product of mass and velocity। ठीक है, mass and velocity के प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। और ये क्वांटिटी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था जो न्यूटन ने फोर्स एक्सप्लेन किया था उसके लिए। यानी कि किसी भी बॉडी का जो भी मोशन की वजह से होने वाला इंपैक्ट है, बॉडी की जो मूवमेंट है, बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करने की एबिलिटी है, वो सारा पार्ट ये फिजिकल क्वांटिटी अपने अंदर इंक्लूड कर लेती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चॉक को मैंने विंडो पे फेंक के मारा और उसी वेलोसिटी से मोबाइल फेंक के मारा, वहां पे हमारी विंडो ब्रेक हो जाएगी। यानी दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम है, लेकिन फिर भी होने वाला जो इंपैक्ट है दैट इज डिफरेंट बिकॉज मासेस आर डिफरेंट। यानी कि मास एंड वेलोसिटी इन दोनों का कंबाइंड इंपैक्ट कंसीडर करने वाली हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, दैट इज लीनियर मोमेंटम। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी दिख ही रहा है और इसका SI यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड। इसके लिए डायमेंशंस होंगे L1 M1 T-1। वेक्टर क्वांटिटी है जिसके डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ वेलोसिटी। और इसी मोमेंटम से रिलेटेड जब जब मोमेंटम पढ़ा जाएगा, हमें एक पॉइंट पढ़ना कंपलसरी होता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। और ये काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्या था? याद है सबको? क्या होता है? एनर्जी होती है हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर। अगर इसको मास बाय मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए एनर्जी बनेगी E इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। लेकिन अभी अभी लिखा था m इंटू वी को p बोला जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बन गई p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m। ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। इतनी बार पढ़ाता हूं इसको, हर एक टॉपिक में ये आता ही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस हमें पढ़नी पड़ते हैं। इसका मतलब एग्जाम में कंपलसरी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ 1 और 2 क्वेश्चन हमारा कंपलसरी ये सॉल्व करके देने वाला है। ठीक है, और इसी को अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें रिलेशन मिलता है P इक्वल्स टू रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ me। P is equals to root of 2 into m into E, where m is the mass and E is the kinetic energy of the body। ठीक है, तो ये बन गया आपका लीनियर मोमेंटम। फिर इससे रिलेटेड आने वाले जो क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज का पार्ट इन्वॉल्व होता है, वो सारी बातें हम पहले से देख चुके हैं। ठीक है, चलो, है क्लियर सबको? यस सर। ओके, अब ये लीनियर मोमेंटम के बाद में हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं जो हमें कोलिजन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, एंड दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब ये होता क्या है? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको पढ़ने के लिए हमने पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था।
और एंगुलर मोमेंटम पढ़ने के लिए लीनियर मोमेंटम का लॉ पढ़ा था। आप सबको याद होगा व्हाट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? कम ऑन फास्ट बोलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसको याद है? अरे आकांक्षा, प्रणव, आवाज आ रही है बेटा? ऋतुजा? When no external torque acts on the object, the some net force is equals to 0. Net torque is equals to 0. क्या था एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन? इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, अगर रोटेटिंग बॉडी के सिस्टम के ऊपर एक्ट होने वाला एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो था तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता था। यहां पे सेम केस रहेगी कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ बॉडी is zero, then linear momentum remains conserved. Linear momentum remains conserved. ठीक है, अगर यहां पे कोई भी बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, कोई भी फोर्स अगर एक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट हो रही है, फिर भी अगर बॉडी वहां पे मोशन परफॉर्म कर रही है, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो लीनियर मोमेंटम होता है बॉडीज के इंटरैक्शन का, वो ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है, कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि मोमेंटम चेंज होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक ही फेनोमेनन में होती है जहां पे कोलिजन होता है। ठीक है, जब कोलिजन होगा उससे पहले का लीनियर मोमेंटम, जब कोलिजन होगा उसके बाद में का लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। कब? अगर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है तब। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर दो बॉडीज है मोशन में थी और रास्ते में जाके कोलाइड होती है, तो उस केस में m1u1 plus m2u2 will become equals to m1v1 plus m2v2। ये कब एप्लीकेबल है? अगर आपको सिचुएशन दी है कि पहली बॉडी है जिसका मास m1 स्पीड u1, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 स्पीड u2, आगे आके कोलाइड हो गई और कोलिजन के बाद में सेपरेट हो गई और फिर से मूव होने लगी, तो यहाँ पे m1 इसकी स्पीड बनेगी m1 v1, m2 इसकी स्पीड बनेगी v2, एंड उस केस में जो है ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज ऑकर नहीं होगा। है क्लियर सबको? यस सर। अब इसके एग्जांपल बोल सकते हो आप, एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो फॉर एग्जांपल बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, एक गन है और गन में से क्या हो गया? बुलेट फायर हो गई। तो गन में से बुलेट फायर होती कैसे है, उसका मैकेनिज्म हमें कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन वहां पे होता क्या है हमें मालूम है कि हम ट्रिगर दबाते हैं, हमने नहीं दबाया कभी, लेकिन मूवीज में हम देखते हैं कि ट्रिगर दबाने के बाद में उस गन के इनसाइड कुछ तो कोलिजन होता है, कुछ तो इंपैक्ट होता है, वहां पे कुछ तो एक्सप्लोजन होता है जिसको अपन कोलिजन कंसिडर करने वाले। ठीक है, कोलिजन के बारे में आगे डिस्कस करना है, लेकिन एज्यूम करो कि वहां पे कोलिजन होता है, एंड उस केस में जो बुलेट गन के अंदर रेस्ट में थी, गन भी रेस्ट में थी, जैसे हम ट्रिगर दबाएंगे बुलेट फायर होगी, ये बुलेट आगे जाएगी, एंड बुलेट जैसे आगे जाएगी उसके इंपैक्ट से जो गन है वो भी पीछे आती है। क्लियर है? इसलिए प्रैक्टिकली मूवी में देखते वो छोड़ दो, प्रैक्टिकली गन है या फिर कोई AK-47 जैसी बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उसको, मालूम है आपको? ठीक है, वो अगर है तो उसको हैंडल करना अगर ट्रेन पर्सन नहीं तो पॉसिबल नहीं है, बॉडी पार्ट्स वहां पे खराब हो सकते हैं, दांत पड़ू सकता, हाथ डैमेज हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी वहां पे होती है, क्योंकि बुलेट आगे जा रही है, मतलब बुलेट का जो मोमेंटम वहां पे इंपार्ट हो रहा है उतनी ही मोमेंटम से गन पीछे आ रही है। कैसे? अब देखो
कि हमें मालूम है कि जैसे कि कैपिटल यम इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज ए मास ऑफ गन एंड स्मॉल यम बन गया मास ऑफ बुलेट। ठीक है, अब इनिशियली अगर बुलेट गन के अंदर थी, ट्रिगर किया ही नहीं था, मतलब दोनों भी रेस्ट में थे, इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, कौन सी सिस्टम, बुलेट एंड गन की, वो कितना था, 0 था। लेकिन जैसे बुलेट फायर हो गई, फायर होने के बाद ये बुलेट आगे जाएगी विद स्पीड v1 जिसका मास स्मॉल यम है, एंड यहाँ पे जो गन रहेगी वो पीछे आएगी और उसकी स्पीड होगी v2 जिसका मास कैपिटल यम। यानी कि अगर हमें मोमेंटम आफ्टर कोलिजन चाहिए जिसको अपन फाइनल मोमेंटम बोलेंगे, तो वो फाइनल मोमेंटम बनेगा कैपिटल यम इंटू v2 प्लस स्मॉल यम इंटू v1। एंड हमें मालूम है यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं हुआ था, इसका मतलब 0 इज इक्वल्स टू बनेगा कैपिटल यम इंटू v1 प्लस स्मॉल यम इंटू v2। तो इसमें से अगर हमें दोनों के मासेस एंड एक की किसी की भी वेलोसिटी अगर मालूम है तो हम दूसरे की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि बुलेट फायर्ड होती है फ्रॉम गन, इस प्रोसेस में जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि गन का जो मास है वो है 4 kg एंड बुलेट का जो मास है वो आपको दिया है 200 ग्राम, और बोला है कि जब फायर हो गई तब बुलेट मूव कर रही है विथ 180 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी जो है गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, व्हाट विल बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। चलो कॉमन फास्ट करो सॉल्व। त्याचे डायरेक्शन्स पण कन्सिडर करतात का? ते तर अपोजिट आहे ना v1 आणि तुला v2. पहिले कॅल्क्युलेशन करायचे, कॅल्क्युलेशन कर, डायरेक्शन बघू आपण काय होतं। 90 900 900 एवढी स्पीड गनची, क्या होगा देखो 0 इज इक्वल्स टू, अभी बुलेट का गन का मास कितना है 4, उसकी वेलोसिटी कितनी है मालूम नहीं, उसको v बोल दो, प्लस इसका 200 ग्राम है मतलब ये 0.2 एंड वेलोसिटी कितनी है 180, यानी कि ये आ रहा है 0 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ v प्लस 36। अब प्लस 36 इधर आएंगे मतलब 4v बनेगा माइनस ऑफ 36, यानी v बन रहा है 36 अपॉन 4 माइनस ऑफ 9 मीटर पर सेकंड। मतलब इतनी स्पीड से गन क्या करती है, रिकॉल होती है, पीछे आती है 9 मीटर पर सेकंड, यानी कि अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर पर आवर में वो 36 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 36 किलोमीटर पर आवर, इतनी सडन स्पीड से गन पीछे आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रही है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इट विल इंडिकेट, वो क्या इंडिकेट करेगी, बुलेट जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही थी उस डायरेक्शन में गन नहीं आ रही है, अगर बुलेट फॉरवर्ड जा रही है तो गन पीछे आती है, बैकवर्ड आती है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिलेटेड टू गन एंड बुलेट। सेम एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक डाइवर है जो क्या कर रहा है, बोट में से जंप करके समुद्र में जा रहा है और छोटी सी बोट खड़ी है, तो वो जो बोट से जब भी वो जंप करके आगे जाएगा मतलब उसका mv इतना मोमेंटम आगे जाएगा, उसी मोमेंटम से बोट क्या होती है, पीछे आती है। मतलब मोमेंटम के कंजर्वेशन में हमें ये ध्यान में आ रहा है कि जिसका मास कम होगा वो मैक्सिमम हाईएस्ट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, एंड जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और सेम एग्जांपल है जैसे कि रॉकेट का प्रोपल्शन होता है, हमें मालूम है कि रॉकेट एकदम वर्टिकली अपवर्ड जाता है स्ट्रेट लाइन में, वो कैसे जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी यही मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है कि जो गैसेस हमने रॉकेट के अंदर फिल किए हैं उनको हम इग्नाइट करते हैं, इग्नाइट करने के बाद ये बर्न गैसेस जो है वो रॉकेट के साइलेंसर से पीछे बाहर निकलते हैं और उनका मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंपार्ट होता है m इंटू v। तो उस मोमेंटम को जीरो बनाने के लिए रॉकेट जो है सेम मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट के ऊपर अप्लाई करता है, इसलिए रॉकेट क्या करता है, m इंटू v इतने मोमेंटम से ऊपर जाता है। तो वहां पे ऑब्जर्व किया होगा आपने, जब उसको इग्नाइट किया जाता है तो अर्थ के सरफेस से एकदम धीरे धीरे निकलता है, हम उसको देख भी सकते हैं, एंड जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे जो उसके अंदर का फ्यूल था वो बर्न होता जाएगा,
मतलब रॉकेट का मास कम होता जाएगा और उसकी स्पीड जो है वो ट्रिमेंडसली बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको आज के लेक्चर के बाद में टिल इवनिंग मॉड्यूल सबमिट करना है, जिसमें लीनियर मोमेंटम के जो भी सॉल्व क्वेश्चंस होंगे वो आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी लीनियर मोमेंटम एंड उसका कंजर्वेशन तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, और इससे रिलेटेड सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन, हम जो कोलिजन अभी पढ़ने जा रहे हैं, इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन क्या होता है उसमें, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे कोलिजन के टाइप्स देखने वाले हैं, एक हेड ऑन कोलिजन आएगा, दूसरा ऑब्लिक कोलिजन आएगा, एक इलास्टिक कोलिजन आएगा, दूसरा इन इलास्टिक या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन आएगा। कोलिजन कौन सा भी हो, यहाँ पे एक केस कॉमन रहने वाली है, दैट इज द कौन सी केस कॉमन रहने वाली है, जो लीनियर मोमेंटम है वो हर बार कंजर्व होगा, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम में कोई भी चेंज वहां पे ऑकर नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लियर? यस। ओके, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन मतलब टकराना। हाँ, कोलिजन मतलब है टक्कर, है ना। मतलब interaction between two bodies. हजूर, When two bodies come in contact with each other for small intervals of वेरी गुड। मतलब क्या होगा, देखो जो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट हो रही है, या फिर हम बोलेंगे कि सिस्टम विच इज इन मोशन, या फिर जिनका इंटरैक्शन चल रहा है, अगर उनके बिटवीन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इंपल्स ऐसी सिचुएशन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, अगर एक्ट होता है तो उसको अपन कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। तो कोलिजन मतलब क्या है? द प्रोसेस इन विच very large force acts on a system of interacting bodies for very short interval of time, यानी सीधा सीधा दो बॉडीज या फिर दो से ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम जहां पे भी ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वहां पे दो बॉडी के साथ हमें इंटरेक्ट करना है। तो वो बॉडी क्या करती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती है, जिसमें फोर्सेस एक्सचेंज होंगे, और वो एक्सचेंज होंगे फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एंड उस प्रोसेस को फेनोमेनन को बोला जाएगा एज ए कोलिजन, ठीक है। तो अब ये कोलिजन में क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है कि एक बॉडी होगी जिसका मास होगा m1, इफ इट इज मूविंग विद स्पीड u1, रास्ते में दूसरी और एक बॉडी होगी जिसका मास होगा m2 और इसकी स्पीड होगी u2। अगर यहाँ पे u1 इज ग्रेटर देन u2 है तभी ये मिल सकते हैं, अगर u2 u1 से बड़ी है तो क्या होगा, ये बॉडी आगे निकल जाएगी, एंड इससे अगर u1 की स्पीड बढ़ी है तो ये जाके कोलाइड हो जाएगी। तो इस कोलिजन की प्रोसेस में क्या होता है, एक्शन रिएक्शन के फोर्सेस यहाँ पे एक्ट होते हैं, बॉडीज यहाँ पे सेपरेट होती है, मास तो चेंज नहीं होगा, मास विल रिमेन सेम यानी m1, और उसकी स्पीड बनेगी v1, और यहाँ पे जो है इसका मास भी रहेगा m2 और इसकी स्पीड बनेगी v2। तो इस प्रोसेस को हम कंसीडर करते हैं एज ए कोलिजन, ठीक है। मतलब जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रही थी, तब ये फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स इंपैक्ट कर रही थी, एक्सर्ट कर रही थी, एट द सेम टाइम सेकंड बॉडी भी उसके एक्शन को रिएक्शन देने के लिए दूसरा फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन एक्सर्ट कर रही थी। मतलब लार्ज मैग्नीट्यूड के फोर्सेस फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन बॉडी के बिटवीन एक्ट हो रहे थे, ठीक है। क्लियर है सबको? अब हमें पहले ही मालूम है, पहले से हमने डिसाइड किया है कि कोलिजन कोई भी हो, किसी भी टाइप के कोलिजन में लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम बनेगा इसका m1 u1 प्लस m2 u2, ये बना इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्योंकि ये कोलिजन के पहले है।
बाद में यहाँ पे बनेगा फाइनल मोमेंटम दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2, ये बनेगा फाइनल लीनियर मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हर एक टाइप के कोलिजन में ये लीनियर मोमेंटम हमेशा से क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। ठीक है, तो जो कोलिजन हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम उसको क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप से दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं दो पार्ट में, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो अगर यहाँ पे बात हम इलास्टिक कोलिजन की कर रहे हैं, जो ऊपर का कोलिजन था वो अगर इलास्टिक है, ये हमारा एजम्पशन है, तो इसका मतलब क्या होगा प्रणव? प्रणव, आकांक्षा, नहीं मैं क्या होगा इलास्टिक कोलिजन मतलब? संस्कृति, आवाज नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? आंसर नहीं मालूम है। There is no loss of kinetic energy. यस, बोलो संस्कृति फिर से। Collision कायनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी. म्हणजे विसरले, सांगता येईल आन्सर का माईक काम करत नाही तुमचा? प्रणव, इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या? ऐसा कोलिजन जिसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम होती है। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं इफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज सेम, देन द कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी लीनियर मोमेंटम की तरह कंजर्व होती है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर किसी कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले एंड कोलिजन के बाद में अगर सेम है, तो इसका मतलब वो कोलिजन कौन सा था? इलास्टिक कोलिजन था। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ दिस कोलिजन इज इलास्टिक वन, अगर ये कोलिजन इलास्टिक है ऐसे बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन की केस में लीनियर मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? कंजर्व होती है। एंड इन दोनों इक्वेशन को अगर ठीक से सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे कंडीशन मिलती है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। कोलिजन से रिलेटेड अगर आपको बोला जाएगा कि वो कोलिजन अगर इलास्टिक है, तो ये फॉर्मूला हमें बहुत सारे क्वांटिटी जो है उनको कैलकुलेट करके दे सकता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, देन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, एंड इस केस में क्या होगा? v1 प्लस u1 मस्ट बी इक्वल टू v2 प्लस u2 इफ कोलिजन इज इलास्टिक वन। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर हमें कोलाइडिंग बॉडीज की कोलिजन के बाद में सेपरेशन की, अगर हमें कोलिजन के बाद में सेपरेशन की वेलोसिटी चाहिए यानी v1 एंड v2 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, डायरेक्टली ये सारे तीन इक्वेशन से भी सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको अगर मासेस एंड इनिशियल वेलोसिटीज नोन है, तो आप इनको सॉल्व किए बिना ये फॉर्मूले अगर लर्न कर लेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। v1 will become equals to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus twice of m2 upon m1 plus m2 into u2। मतलब एक कंडीशन है, ये इक्वेशन अगर आपको यूज नहीं करना है तो आपको मैंने पहले जो तीन इक्वेशन दिए थे, एक लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का, दूसरा काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन का, तीसरा v1 प्लस u1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2, इनको लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर फॉर v1 एंड v2। लेकिन आपको अगर लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूज नहीं करने तो इसको लर्न कर लो। v1 बनेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस twice of m2 upon m1 plus m2 into u2।
एंड ये V1 के बाद में अगर हमें V2 भी कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में, तो V1 कैलकुलेट करने के बाद V1 प्लस U1 इक्वल्स टू V2 प्लस U2, उसमें वैल्यू पुट करके भी आपका आंसर आ सकता है, या फिर डायरेक्टली इसी तरह का फॉर्मूला आप अगर अप्लाई करेंगे तो V2 बनेगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस ट्वाइस ऑफ M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। ठीक है, तो इनका यूज करके हम डायरेक्टली वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों मेथड है, जो सिंपल लगते हैं वो फॉलो करो, व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स आपको वो ध्यान में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें दोनों के मासेस एंड वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन मालूम है तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर आता है, या फिर ऊपर के जो तीन इक्वेशन है उनको लीनियर साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करेंगे देन आल्सो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको जो सिंपल लगती है वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक पॉसिबल केसेस है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो ये अगर वहां पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करके दिया है तो इनको अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा एकदम आंसर थोड़ा सा जल्दी आएगा, इजीली आएगा। अगर आपको बोला है कि दोनों कोलाइडिंग बॉडीज के मासेस सेम है, m1 इज इक्वल्स टू m2, ये अगर क्वेश्चन में बोला है तो क्या होता है संस्कृति? बोलो। V1 equals to U2. U1 बनेगा V2 एंड U2 बनेगा V1। क्या हुआ इसमें? वेलोसिटीज इंटरचेंज हो, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गए। ठीक है, दोनों के मासेस अगर सेम है तो उन कोलाइडिंग बॉडीज की जो वेलोसिटी है दैट विल गेट इंटरचेंज ओनली। मतलब एक बॉडी रेस्ट में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि ये M1 है, मूव कर रहा है विथ U1, दूसरी बॉडी है M2 एंड ये है रेस्ट में, U2 मतलब 0 है। ये बिफोर कोलिजन की केस थी। तो कोलिजन के बाद में क्या होगा? कोलिजन के बाद में पहली बॉडी जो है अब वो रेस्ट में आएगी, मतलब V1 बनेगा 0 एंड जो दूसरी बॉडी है M2 इट विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ U1। यानी जो V1 है हमें उसको U1 लेना है, जो V1 है उसको U2 लेना है, जो V2 है उसको U1 लेना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर दो कोलाइडिंग बॉडीज के बिटवीन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है एंड उनके मासेस अगर सेम है तो हमें यहाँ पे उनकी वेलोसिटीज को बस क्या करना है? इंटरचेंज करना है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए बिना हम यहाँ पे आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. अब कभी कभी क्या हो सकता है कि दो कोलाइडिंग मासेस आपको दिए हैं और उनके मासेस सेम नहीं है, लेकिन उनके मासेस में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यानी कि आपको बोला है कि M1 इज मच लेस देन M2, मतलब ये 20 किलो में है एंड ये 20 ग्राम में है। M2 बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू M1। उस तरह की अगर कंडीशन दी है कि ये M1 है एंड ये कोलाइड हो रहा है इस M2 के साथ में, और कोलिजन के बाद में इनके सेपरेशन से क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। ये इनका कोलिजन हो जाएगा और ये कोलिजन के बाद में इनका सेपरेशन रहेगा। तो यहाँ पे अगर M2 बहुत बड़ा है और वहां पे अगर फर्स्ट केस ये बोलिए कि अगर U2 0 है एंड U1 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी U1 से, लेकिन ये सेकंड बॉडी है, ये तो रेस्ट में है। तो क्या होगा? ये पहली बॉडी जाएगी, इसके ऊपर कोलाइड होगी, लेकिन कोलिजन के बाद में क्या होगा? कोलिजन के बाद में V2 will remain इसकी 0. वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, रिवर्स हो जाएगी। और कितनी बनेगी इसकी वेलोसिटी? Minus U1. माइनस ऑफ V1. मतलब यहाँ पे जो V1 है वो बनेगी माइनस ऑफ U1, और इसका जो V2 है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इट विल रिमेन्स एट 0, रिमेन्स एट रेस्ट। क्लियर? यस। अब इसमें फिर से अगर सेकंड केस दी है जिसमें आपको बोला है कि जो M1 है वो फिर से M2 से बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे
अब U1 भी नॉट इक्वल टू 0 है, U2 भी नॉट इक्वल टू 0 है और उनका कोलिजन होने वाला है। डायग्राम वही है, बस मैंने नंबर चेंज किए। तो क्या होगा, आफ्टर कोलिजन जो छोटी बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है v1 वो कितनी बनेगी? U1. हाउ मच? मतलब एक बड़ी बॉडी है, आगे चल रही है धीरे धीरे, छोटी बॉडी जाके उसके साथ कोलाइड होके फिर से वापस आएगी। वापस आएगी, ठीक है। और वापस आते टाइम उसकी वेलोसिटी रहेगी माइनस ऑफ u1 प्लस ट्वाइस ऑफ u2, माइनस ऑफ u1 प्लस ट्वाइस ऑफ u2, ठीक है। अगर यहां पे आपको बोला है कि कोलिजन इलास्टिक की जगह पे इन इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक की जगह पे इन इलास्टिक है, उसका मतलब क्या होगा? इन इलास्टिक कोलिजन, जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक की जगह पे आपको बोला है इन इलास्टिक है, तो इसका मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, लेकिन लीनियर मोमेंटम सेम होगा क्या? हाँ। लीनियर मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा 101%, ठीक है। तो इस टाइप के इन इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी का लॉस मिलता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चेंज होती है, और वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला? संस्कृति, प्रणव, आकाश, आकांक्षा, किसको याद है? half m1 m2 upon 1 by 2 m1 m2 m1 plus upon m2 m1 plus m2 into u1 minus u2 का स्क्वायर हो गया, या और कुछ है? बोलो। एवढे से इनटू होता है 1 माइनस ई का स्क्वायर, ठीक है। कोई भी कोलिजन अगर हो रहा है तो उस कोलिजन में होने वाला जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है, दैट इज 1/2 इंटू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर। ये कब? इफ बॉडीज आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर कोलाइडिंग बॉडीज एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है तो हमें ये एक्सप्रेशन यूज करना है। लेकिन उसमें अगर आपको बोला है कि इफ बॉडीज आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो बाकी पूरा पार्ट सेम रहेगा, और जो u1 माइनस u2 का स्क्वायर हुआ करता था उसकी जगह पे कौन आएगा? सिर्फ u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे एक नया कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है E, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले क्या होगा, देखो कोई भी कोलिजन होगा वहां पे अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इससे पहले जो कोलिजन देखा हमने देखा था इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस होगा ही नहीं, मतलब वहां पे ये सारे फॉर्मूले जो है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का वो अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं है और वहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है तो उस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इफ colliding bodies are traveling in the same direction then minus will be there, if they are traveling in the opposite direction then plus will be there, ठीक है। ये डिफरेंस बस आपको कंसीडर करना है। अब आते हैं E के ऊपर। क्या है E का मतलब? व्हाट इज E? coefficient coefficient of restitution of restitution, that is E, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। और ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी E मतलब क्या होता है?
किसको याद है? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी E मतलब क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ velocity. relative velocity of separation to the relative velocity of approach. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जो भी कोलाइडिंग बॉडीज है, कोलिजन से पहले दो बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच करती है, और अप्रोच करते टाइम हमने देखा है कि आगे की जो बॉडी है उसकी स्पीड पहले बॉडी से कम होती है, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बनेगी u1 माइनस u2। अब कोलिजन के बाद में वेलोसिटी बॉडीज क्या होती है? सेपरेट होती है। सेपरेट हो जाएगी मतलब क्या होगा कि जो आगे वाली बॉडी है उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी पिछले वाली बॉडी से, यानी ये बनेगा v2 माइनस v1। ये बन गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक तो ऐसे लिखो या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। आपको जिस फॉर्मेट में अच्छा लगता है उस फॉर्मेट में ले लो। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर है? E का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। है क्लियर? Yes. अब ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो आपको दिया गया है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम पहले वाले फॉर्मूले में अप्लाई करने वाले हैं, और उसमें हमें तीन पॉसिबिलिटीज देखनी है। कि यहां पे हमने देखा था एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और ये इलास्टिक कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर है, तो उसमें होता क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एग्जैक्टली सेम होते हैं, क्योंकि अगर मासेस चेंज नहीं हो रहे, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करना है, तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती है। यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E इक्वल्स टू बनता है 1। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इक्वल्स टू बनता है 1। क्लियर है सबको? और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इक्वल्स टू बनेगा 1। और अगर मुझे यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो क्या बनेगा फिर? हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस E का स्क्वायर। अगर यहाँ पे E की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0. 0 इंटू एनीथिंग 0. इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा, एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0। अगर वहां पे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन? बोलो क्या होता है मीनिंग इसका? अगर Kinetic कोलिजन के energy बाद conserve. में दो बॉडीज एक दूसरे को चिकट गई, स्टिक हो गई, दो बॉडीज आफ्टर कोलिजन अगर एक दूसरे के साथ स्टिक हो गई, जैसे बुलेट फायर्ड इनटू वुडन ब्लॉक एंड वुडन ब्लॉक में बुलेट अगर फिक्स हो गई, आगे निकली नहीं, मतलब वो बनेगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि वहां पे सेपरेशन दो बॉडी के बिटवीन होगा ही नहीं। अगर सेपरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो 0 होगी, क्योंकि दोनों में कोई सेपरेशन है ही नहीं। अगर 0 अपॉन एनीथिंग लेंगे, इसका मतलब अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आपको दिया है तो उसके लिए ये E की वैल्यू बनेगी 0। कर लो। Yes, sir. अगर यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटी का बॉडी सेपरेशन जो है वो अगर 0 है, तो इसका मतलब E 0 बन गया। एंड अगर वहां पे E 0 बन गया तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी डेल्टा के E, वो बनेगी 1/2 इंटू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। अब आगे देखो, E 0, 0 स्क्वायर 0, 1 माइनस 0 1. 1 इंटू एनीथिंग, Any. यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन अगर है तो वहां पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय
1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। एंड अगर आपको पार्शियली इन इलास्टिक या फिर पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन दिया गया है तो उस टाइप के कोलिजन में क्या होगा, जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है उसके लिए वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो पहले इंट्रोड्यूस किया था वही एप्लीकेबल होगा। 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस e का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे जो e होगा वो 0 से बड़ा होगा एंड 1 से छोटा होगा। एंड यही प्रैक्टिकल केस है, एक्चुअल में जब भी कोलिजन होता है वो इसी तरह से होता है क्लियर? कड़ा लगा? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया कोलिजन एंड उसके टाइप, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। अब तक जो कोलिजन हम डिस्कस कर रहे थे, उसको बोला जाता है हेड ऑन कोलिजन। क्या बोला जाता है? हेड ऑन कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है? इफ आफ्टर कोलिजन कोलाइडिंग बॉडीज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ऐसी कंडीशन है, देन दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन। फिर ये हेड ऑन इलास्टिक हो सकता है, हेड ऑन इन इलास्टिक हो सकता है, हेड ऑन पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में और एक कोलिजन आता है जिसको हम बोलते हैं एज ए ऑब्लिक कोलिजन। क्या बोलते हैं हम? ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो ऑब्लिक कोलिजन का डिस्कशन स्टार्ट करना है। बिफोर दैट इसको ध्यान से देख लो, कमन फास्ट, यू हैव 2 मिनट्स। क्लियर क्लियर क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्लिक कोलिजन के बाद में नेक्स्ट कोलिजन आता है, सॉरी, हेड ऑन कोलिजन के बाद में नेक्स्ट कोलिजन आता है, दैट इज ऑब्लिक कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन को मैंने क्या बोला था? आई विल रिपीट माई सेल्फ कि इफ आफ्टर कोलिजन कोलाइडिंग बॉडीज आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन देन द कोलिजन इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन। फिर वो इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, पार्शियली इलास्टिक है, वो सारी बातें चलती रहेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केस चेंज होगी। तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा? उसमें ऐसी भी केस है, जो हेड ऑन कोलिजन है उसको वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोला जाता है, एंड जो हेड ऑन कोलिजन है उसको टू डायमेंशनल कोलिजन ऐसे भी कंसीडर किया जाता है। तो ऑब्लिक कोलिजन में होगा क्या? ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा कि आफ्टर कोलिजन इफ कोलाइडिंग बॉडीज are not moving along straight line path,
ठीक है। कोलाइडिंग बॉडीज कोलिजन के बाद में स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर ट्रैवल नहीं कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल नहीं करेगी मतलब कहां पे ट्रैवल करेगी, कहां पे ट्रॅव्हल करेगी, इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन, जिथं रास्ता मिळाला तिकडे ती मूव करना है। ठीक है, जहां पे रास्ता होगा, जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में ये मूव करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मास है m1, इसकी वेलोसिटी है u1, ये कोलाइड कर रही है दूसरे बॉडी के साथ जिसका मास है m2 और जिसकी स्पीड है u2। यहाँ पे आके इनका हो गया कोलिजन, लेकिन कोलिजन के बाद में पहली बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में, कोलिजन के बाद में दूसरी बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाने वाली, ही इकडे वरती निघणार, ती इकडे खाली जाणार। ठीक है, इस तरह की अगर सिचुएशन वहां पे है तो इस टाइप के कोलिजन को बोला जाता है ऑब्लिक कोलिजन। क्या बोला जाता है, ऑब्लिक कोलिजन। फिर से यह ऑब्लिक कोलिजन में इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, इन इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ ये ऑब्लिक कोलिजन को इलास्टिक कंसिडर करते हैं। क्लियर है सबको। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, और वो अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि ये जो ऑब्लिक वेलोसिटी आपको दी है, ये एंगल होगा यहाँ पे θ1 एंड यहाँ पे ये दूसरा एंगल होगा θ2। और हम पहले टॉपिक से यही पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी वेक्टर है, इफ इट इज नॉट एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, देन वी हैव टू फाइंड इट्स कंपोनेंट्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन वेलोसिटी के कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। कुछ कंपोनेंट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल रहेंगे, कुछ कंपोनेंट्स अलोंग वर्टिकल रहेंगे। जैसे ये v1 है, हॉरिजॉन्टल मतलब थीटा का एडजेसेंट, इसका कंपोनेंट होगा v1 cos ऑफ θ1, एंड दूसरा कंपोनेंट ऊपर जाएगा वो रहेगा v1 sin ऑफ θ1। क्लियर। उसी तरह से ये v2 के θ2 के एडजेसेंट वाला कंपोनेंट होगा v2 cos ऑफ θ2, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, एंड यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, वो बनेगा v2 sin ऑफ θ2। इसमें तो कोई नई बात नहीं है, वेक्टर में हमने यही पढ़ा है, थीटा का एडजेसेंट इसलिए cos थीटा, उसको छोड़ के इसलिए sin थीटा। क्लियर है सबको। यस सर। तो यहाँ पे हमें बस यही एक एडिशनल केस मिलती है, अगर कोलिजन ऑब्लिक दिया गया है, अगर कोलिजन ऑब्लिक दिया गया है, इफ कोलिजन इज ऑब्लिक वन, देन यू हैव टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल, दूसरा अलोंग वर्टिकल, बाकी पूरी प्रोसेस सेम रहेगी। जैसे कि कोलिजन के पहले जो लीनियर मोमेंटम है, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंजर्व होगा। यहाँ पे अब क्या होगा, ये 2 डायमेंशनल हो गया ना, मतलब दो प्लेन आएंगे, तो हमें मोमेंटम भी 2 प्लेन में सेपरेट डिस्कस करना पड़ेगा। पहला वाला आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम अगर देखेंगे तो कोलिजन बिफोर, मोमेंटम बिफोर कोलिजन था m1u1 प्लस m2u2। समझ रहे सब लोग। कोलिजन होने से पहले ये दोनों हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, इसलिए इनका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो बना m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू। अब कोलिजन के बाद में क्या होगा, इसका मास तो सेम रहेगा, इसका मास भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है सिर्फ हॉरिजॉन्टल की, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बोलो, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। खत्म बात। वेरी गुड। बस इतनी स्टेप हमें एडिशनल करनी है, दो प्लेन में हमें मोमेंटम को इक्वेट करना है। ठीक है, अभी सेम बात हम क्या करेंगे, वर्टिकल प्लेन के लिए कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन में कोलिजन होने से पहले ना तो बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी नीचे आ रही है, इसका मतलब कोलिजन होने से पहले लीनियर मोमेंटम कितना है, 0 है। क्लियर। अब कोलिजन के बाद में क्या हो रहा है, देखो एक बॉडी जा रही है ऊपर तो उसका मोमेंटम अपन पॉजिटिव लेंगे, दूसरी आ रही है नीचे तो उसका मोमेंटम अपन नेगेटिव, यानी ये बनेगा 0 इक्वल्स टू m1 v1 sin θ1 माइनस ऑफ m2 v2 sin ऑफ θ2। ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला अप्लाई करके आपको जो है वो आंसर्स मिलने वाले हैं रिलेटेड टू ऑब्लिक कोलिजन, क्योंकि यहाँ पे इतनी कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं देंगे जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी के एंड रिमेनिंग इक्वेशन को यूज करना पड़े। क्लियर। यस। तो ऑब्लिक कोलिजन में यही होगा, आपको कोई भी एक क्वांटिटी इसमें से अननोन होगी, मैक्सिमम टाइम्स v1 या फिर v2 अननोन होती है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पहला इक्वेशन मिलेगा,
फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, दूसरा इक्वेशन मिलेगा, दोनों को लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आपके आंसर आ जाएगा। है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ये कोलिजन से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है, जिसके बाद यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल, दैट इज क्या बोलते हैं हम उसको, बाउंसिंग ऑफ द बॉल। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हमने एक बॉल को यहाँ पे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो वो क्या होगा, बाउंस बैक करेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको बोला है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ग्राउंड फ्लोर है, और उसके ऊपर यू इतनी वेलोसिटी से कोई बॉल आके क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, गिर रहा है ग्राउंड पे यू इतनी वेलोसिटी से। तो उस केस में मतलब ये यू इतनी वेलोसिटी से बॉल को हमने क्या किया था, ड्रॉप किया था। तो उस केस में हमें यंत कोलिजन के बाद में ऐसे होगा ना, एक बार डाल दिया, फिर नीचे गिरेगा वापस आएगा, नीचे गिरेगा वापस आएगा, मतलब वो बाउंसिंग करता रहेगा, नंबर ऑफ टाइम्स वो बाउंस बैक करेगा। और वो बाउंसिंग करते टाइम हमें अगर बोला है कि उसके n नंबर ऑफ बाउंस होने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी वेलोसिटी होगी e⁻n into u। अगर हमें बोला जाएगा कि n नंबर ऑफ बाउंस होने के बाद वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकता है, तो वो हाइट बनेगी e⁻2n into h0। h0 मतलब इनिशियली जिस हाइट से हमने उसको ड्रॉप किया था, ये मैक्सिमम हाइट आफ्टर यंत कोलिजन वो कितनी कवर करे। देन टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट अगर कैलकुलेट करना है तो आपको e⁻n into t0 करना पड़ेगा। ये क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसके ऊपर डायरेक्ट एक तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के लिए आएगा एक स्टेप का, या फिर एज इट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए जितना भी आज के लेक्चर में आपको लिख के दिया है उसको 3-3 बार लिख के देखो, ये अगर प्रिपेयर हो गया आपका कोलिजन का क्वेश्चन 101% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसमें और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जितने भी मॉड्यूल में सॉल्व क्वेश्चन है आज के आज उनको खत्म करो, ठीक है। एंड उसी तरह से आपको अगर बोला है कैलकुलेट करो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ कोलिजन, तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 + e² अपॉन 1 - e² इंटू h मतलब कितने हाइट से हमने उसको छोड़ा था, उसके बाद में उसकी जो जर्नी चल रही है एंड होने तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यहां से हमें ये फॉर्मूले से आंसर मिलेगा, वेयर e इज द, सारी केस में e का मतलब क्या होगा, Coefficient of restitution. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एंड उसी तरह से हमें अगर टोटल टाइम ऑफ जर्नी कैलकुलेट करना है तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी रहेगा t = 1 + e अपॉन 1 - e इंटू √2h/g। हो गया। इसको छोड़ के कोलिजन या फिर मोमेंटम के कंजर्वेशन में कोई भी फॉर्मूला, कोई भी थ्योरेटिकल एप्लीकेशन नहीं है। बस ये सारे पहले लेक्चर में जो लिख के दिया है 3-3 बार लिख के प्रिपेयर करो, लर्न करो, कंसेप्ट क्लियर हो गई, फिर शुरू हो जाओ और मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है अगेन गो थ्रू इट 3 टाइम्स। सॉल्व एक बार करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले एक बार पढ़ो, फिर देख के सॉल्व करो, फिर बिना देख के बस ओरली सॉल्व करने का ट्राई करो। ऐसे अगर 3-3 बार हर एक क्वेश्चन को करेंगे तो आज के लेक्चर में आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का 100% प्रिपेयर हो गया, नो डाउट इन दैट, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम कोलिजन से रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट्स बाकी है उनको डिस्कस करेंगे। देन वी विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट 11th एनसीईआरटी पार्ट 2, जिसमें हमें ऑसिलेशंस एंड वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उसमें सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। एंड एट द एंड हम पढ़ेंगे थर्मल सेक्शन। हम टारगेट कर रहे हैं कि ये हमारा 11th एनसीईआरटी का पार्ट 2 जो है वो बिफोर 5th ऑफ या फिर बिफोर 6th ऑफ जुलाई हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मॉड्यूल के सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करना है, सो बी रेडी फॉर इट। क्लियर? Yes, sir. ओके। और मैंने बोला है सबको जिनको पॉसिबल है मिलने का हो, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है और मुझे कुछ मटेरियल भी आपको और देना है, लेकिन वो आने के बाद मैं एक्सप्लेन